नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खास खबर.com। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राइट टू हेल्थ विधेयक जो प्रस्तावित है विधानसभा में, उसको लेकर के प्रदेश भर में डॉक्टर्स और प्राइवेट अस्पतालों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। काफ़ी दिन तक सरकारी योजनाओं में इलाज करने से भी मना कर दिया था। उनके कुछ अपने मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के सरकार से उनकी बातचीत हुई है और सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं, ऐसा डॉक्टर्स का भी कहना है। अब ये राइट टू हेल्थ विधेयक 21 मार्च को राजस्थान विधानसभा में पास होना है। तो इस विधेयक में क्या क्या खास बातें हैं, पहले डॉक्टर्स की क्या आपत्तियां थीं, वो किन चीज़ों को हटाने की मांग कर रहे थे, ये विधेयक अब किस रूप में हमारे सामने आएगा और इससे हमें क्या क्या अधिकार मिलेंगे, इन सब बातों को लेकर के आज हम स्टूडियो में चर्चा करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मीडिया चेयरमैन डॉक्टर संजीव गुप्ता से। गुप्ता साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो राइट टू हेल्थ विधेयक जो आ रहा है, इस विधेयक से आम आदमी को क्या क्या अधिकार मिल जाएंगे? देखिए, ये राइट टू हेल्थ विधेयक जो राज्य सरकार ला रही है, ये तो ऑलरेडी हमारी सुप्रीम कोर्ट में, मानव अधिकार में, हमारी मेडिकल हिप्पोक्रेटिक ओथ में सब लिखा हुआ है कि हर आदमी को स्वास्थ्य का, हमारे इवन संविधान में भी है, हर आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार है। लेकिन राज्य के लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री की ये सोच है कि इसको हम अधिकार बना के जनता को डिलीवर करें, और इसलिए विधेयक के रूप में ये ला रहे हैं। नहीं तो उनकी पहले ही 4 योजनाएं हैं, निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना, अपार सफलता पूर्वक राज्य की जनता को मिल रही है और जनता को उनका लाभ मिल रहा है। लेकिन इस योजना के तहत वो जनता को एक अधिकार देना चाहते हैं, और इसलिए राइट टू हेल्थ बिल की परिकल्पना उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले की। लेकिन इस बिल में जब इन्होंने बनाया इसको, यानी सरकारी आला अधिकारियों ने, तो मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप नहीं बनाया, और इसलिए हमारा 9 मार्च 2022 को इस बिल को जब विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, तभी से हमारा इस बिल में जो विसंगतियां थीं, बिल का विरोध नहीं था, इच्छा का विरोध नहीं था, मंशा का विरोध नहीं था, लेकिन इसमें जो व्याप्त विसंगतियां थीं उनसे भारी विरोध था। हमने लगातार कोशिश की हमारी बात को अधिकारियों तक, आला अधिकारियों तक, स्वास्थ्य सचिव तक, मुख्य सचिव तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार किया गया। इसके बाद 18 जनवरी को पहली बार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव ने, जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे हमारे, यानी निजी चिकित्सक संगठन राजस्थान के, उन सबको बुलाया। देखिए, खास बात तो ये है कि इस बिल को बनाने से पहले या विधानसभा में पेश करने से पहले किसी प्रकार से किसी भी चिकित्सक संगठन से कोई भी राय नहीं ली गई थी। एक तरफा एक काला कानून मान लो, या गन पॉइंट पर इलाज कराएंगे, इस तरह का आला अधिकारियों ने प्रयास किया, जिससे कि चिकित्सक वर्ग बहुत उद्वेलित था, और यहाँ तक कि सड़क के आंदोलन पर भी आ गया। पूरे राजस्थान में संपूर्ण बंद भी रखा, यहाँ तक कि पहली बार राजस्थान के चिकित्सकों ने इमरजेंसी तक को बंद रखा। अनेक स्तर पर बात होने के बाद लास्ट में 23 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव ने जॉइंट एक्शन कमेटी के चिकित्सकों से बात की। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने करीब 40 मिनट 1 to 1 बात की, एक एक बिंदु को समझा, हमारी समस्याओं को समझा, और वास्तव में उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया राज्य की जनता के लिए। और चिकित्सक भी राज्य की जनता हैं, और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार, जब तक चिकित्सकों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनके दुख को दूर नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार दे नहीं सकती, यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार की डिलीवरी जनता को नहीं हो सकती। और उन्होंने हमारे सामने ही श्रीमती उषा शर्मा, जो राज्य की मुख्य सचिव है, उनको निर्देशित किया, आदेश दिए कि 23 फरवरी को, वो एक्चुअली उनको छत्तीसगढ़ जाना था, जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि आप चिकित्सकों से 1 to 1 बात करो, और इनके बिंदुवार जो प्रार्थना पत्र है, जो ज्ञापन है, इसको मैं भी ले जा रहा हूँ, मैं रास्ते में पढ़ूंगा, और आप भी इनको बुलाइए और इनकी मंशा को पूरा करिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ राजीव, बहुत उत्तम बात है कि मुख्यमंत्री जी ने 40 मिनट में हमको यह भरोसा दिलाया कि आपकी जो समस्या इस बिल में वो तो दूर की जाएंगी, हमारी जो सालों से लंबित समस्याएं थी
उनको भी दूर करने का उन्होंने हमको भरोसा और वचन दिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य का अधिकार है, संविधान में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि वो राज्य के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं। डॉक्टर्स, आप कह रहे हो डॉक्टर्स का भी, अस्पतालों का भी बिल को लेकर के या राज्य सरकार की मंशा को लेकर के कोई विरोध नहीं था। बिल में कुछ बातें ऐसी थी जिनको लेकर के विरोध था, तो वो कौन सी ऐसी बातें थी जिनको लेकर के डॉक्टर्स का विरोध था, जो नहीं चाहते थे कि इस बिल में वो बातें आए? वो कौन सी बातें थी? देखो, ये बिल जिसने भी बनाया ना, उसने मुख्यमंत्री जी की मंशा को या राज्य में चिकित्सकों को बिल्कुल ही शामिल नहीं किया, स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया। अब देखिए, सबसे पहले तो इमरजेंसी की परिभाषा ही नहीं थी कि इमरजेंसी क्या होगी। दूसरी बात, इमरजेंसी में कौन डॉक्टर, कौन अस्पताल किस बीमारी का इलाज करेगा, ये नहीं था। तीसरी बात कि एम्बुलेंस का खर्चा कौन बियर करेगा, इमरजेंसी का खर्चा बियर कौन करेगा, उसका कोई प्रावधान नहीं था। चौथी बात, अगर कोई भी चिकित्सक की कोई भी शिकायत करेगा, यानी उन्होंने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्राधिकरण बना दिए गए और उस प्राधिकरण में पंच, सरपंच और यहाँ तक कि जिला प्रमुख और जिला पंचायत समिति के सदस्यों को रख लिया। इससे बहुत बड़ा विरोध था कि वो आए दिन ब्लैकमेलिंग करेंगे, अस्पतालों को बंद करने की और पैसे वसूलने की, ब्लैकमेलिंग की नीति चालू हो जाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा विरोध था कि इमरजेंसी में, अब देखिए इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी की जब तक परिभाषा नहीं होगी, निश्चित ही एक्सीडेंट इमरजेंसी होता है, सांप काट जाए वो इमरजेंसी होता है, छत से गिर जाए वो इमरजेंसी है। अब किसी ने रात को 2 बजे कह दिया कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से दर्द पर 2 बजे हो गया, तो उसके लिए तो इमरजेंसी हो गई। तो इस तरह इमरजेंसी की परिभाषा नहीं थी, उसका पुनर्वरण नहीं था, और जिला प्राधिकरण में तलाशी और सीज के अधिकार थे, और इवन ये था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी हमें आगे अपील के भी अधिकार नहीं थे। इस तरह भारी विसंगतियों को जब मुख्यमंत्री तक हमने बात पहुंचाई तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी महोदया को निर्देश दिए। हमारी वास्तव में उनसे बात हुई, 1 नहीं 2 नहीं, कई बार मीटिंगें हुई, और संपूर्ण रूप से उन्होंने भरोसा दिलाया कि चिकित्सकों के सारे बिंदुओं को जो भी इसमें विसंगतियां दूर कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य किसकी, देखिए आप, दुर्भाग्य बोलूंगा इस देश का मैं या इस राज्य का, कि 14 मार्च को जब विधानसभा में प्रवर समिति के सामने इस बिल का प्रारूप रखा गया था, तो मुख्य सचिव महोदया ने जो बिल, जो चिकित्सकों के साथ समझौता हुआ, वो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज को दिया, लेकिन पृथ्वीराज जी ने मुख्य सचिव की बात को नहीं माना और अनर्गल बिल 14 मार्च को विधानसभा की प्रवर समिति में पेश कर दिया। ये शाम के 5 बजे की बात है। हमारे पास चूंकि बिल नहीं था, क्या पेश किया, लेकिन हमारे पास जब भी जैसे भी घंटे आधे घंटे में बिल आया, तो हमारा मतलब आप देखिए कि राज्य के आला अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं, एसीएस वित्त श्री अखिल अरोड़ा जी के निर्देशों की, यानी मुख्यमंत्री की भावनाओं का खुला मजाक करके डॉक्टर पृथ्वीराज ने इतना अनर्गल बिल पेश कर दिया जिसका विरोध हुआ। हम भी बड़े उद्वेलित हुए, राजस्थान के चिकित्सक उद्वेलित हुए, लेकिन हमें हमारे मुख्यमंत्री जी पर भरोसा था। उन्होंने कहा आप रुकिए, आपकी मंशा के अनुरूप ही बिल आएगा। और 15 मार्च को जब दोबारा प्रवर समिति की बैठक हुई, उसमें से डॉक्टर पृथ्वीराज को वहां हटा दिया और उनकी जगह टी रविकांत साहब ने, जो चिकित्सकों के बिंदु जिनमें सहमति हो गई थी करीब करीब, उस बिल को पेश किया। शाम को करीब 6 बजे मीटिंग खत्म हुई। हमने, चूंकि हमारे पास देखो बिल नहीं था उस वक्त तक, क्या पेश हुआ है, और एक मन में भ्रम भी था, हम अंधेरे में भी थे कि कल 14 मार्च को जो हुआ है आज पता नहीं क्या हुआ हुआ। तो हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कुछ लोग एसीएस वित्त श्री अखिल अरोड़ा, टी रविकांत जी से मिले। उस समय मंत्री जी के पीएस बचनेश अग्रवाल जी भी बैठे हुए थे। हमने कहा था हमें तो जो बिल आपने आज पेश किया है उसकी प्रतिलिपि दिलवा दीजिएगा, और जो भी हमारी लंबित मांगे हैं इनके बारे में विभाग या मुख्यमंत्री स्तर पर आप एक कोई प्रेस नोट जारी करवा दीजिए। तो एसीएस वित्त ने बचनेश अग्रवाल जी को कहा कि आप इनको, डॉक्टर साहब को, जो आज 15 मार्च को बिल पास हुआ है प्रवर समिति में, उसकी कॉपी दे दीजिए। इनके आदेश के बाद भी पूरी रात 15 तारीख को मैं बचनेश अग्रवाल जी से लगातार संपर्क करता रहा, पूरी रात करता, लेकिन हमारे को बिल की कॉपी या मुख्यमंत्री का प्रेस नोट, जो खुद अखिल अरोड़ा जी ने कहा था कि मैं आपको मुख्यमंत्री से अप्रूव करवा के प्रेषित कर दूंगा और आपको भिजवा दूंगा, पूरी रात हमारे पास नहीं आया। लेकिन हमें फिर भी मुख्यमंत्री जी पर भरोसा था, अखिल अरोड़ा जी पर, चीफ सेक्रेटरी महोदय पर भरोसा था। हमने उनके भरोसे पर 15 तारीख की रात को हमारा आंदोलन वापस ले लिया। सुबह 8:30 बजे, देखिए सुबह 8:30 बजे मेरे पास ज्वाइंट डायरेक्टर
ने व्हाट्सएप मैसेज किया, बिल का प्रारूप भेजा, उसमें 99% बहुत सारी बातें हमारी मान ली गई। ऐसा नहीं है उस बिल के प्रारूप में बहुत ज़्यादा खामियां थीं, लेकिन 2-3 बिंदु ऐसे थे जिनसे पूरा चिकित्सक वर्ग को उद्वेलित होना पड़ा। उन बिंदुओं की ओर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो क्या था साहब, हमने ये कहा था कि साहब ये बिल जो है समस्त सरकारी अस्पतालों में और ऐसे अस्पतालों में जो निजी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, निजी मेडिकल कॉलेज हैं, और ऐसे अस्पताल जिनको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त हुई हो, चाहे जमीन टोकन मनी में मिली हो, 1 रुपये मिली हो, उनमें लागू किया जाए। और 50 बेड से बड़े अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इसको लागू किया जाए। 50 बेड के अस्पतालों की अपनी एक मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी नहीं होती। छोटे अस्पतालों में 50 बेड के अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं, उन पर मल्टी स्पेशलिटी होती है और वो इमरजेंसी में हर हालत में सक्षम है। एक तो बेड की स्ट्रेंथ उन्होंने इस बिल में नहीं डाली। दूसरी बात, आप देखिए जितनी भी सरकारी योजनाएं, चिरंजीवी है, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें जितने भी गायनी ऑप्स के जो पैकेजेज हैं, ऑप्स के डिलीवरी वाले, वो समस्त सरकारी अस्पताल में ही लागू हैं। लेकिन इस बिल के माध्यम से राज्य के समस्त चिकित्सकों और अस्पतालों को ऑप्स का ट्रीटमेंट इमरजेंसी में करना पड़ेगा। अब देखिए कितनी बड़ी विसंगति है ये कि एक बच्चा, किसी महिला को जब प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने तक बच्चा उसके पेट में रहता है, और उसको कभी भी कोई भी पेट में दर्द हो जाएगा, उसके लिए तो इमरजेंसी हो गई। अब कोई एमबीबीएस डॉक्टर है या ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है, वो कैसे उसका इलाज करेगा? तो इस तरह ऑप्स का जो मामला है ये 50 बेड से बड़े में होना चाहिए था, इससे नीचे में नहीं होना चाहिए था। इस तरह आज चिकित्सक वर्ग वापस उसी दो राय पे आगे खड़ा हो गया। हमारी भी मजबूरी है, हम 2 जगह लड़ रहे हैं। हम एक तरफ सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि साहब चिकित्सकों की समस्याएं जो उनको दूर करो, दूसरी तरफ हमारे जो कुछ चिकित्सक साथी हैं जो छोटी छोटी क्लिनिक, अस्पताल, नर्सिंग होम लेके बैठे हुए हैं, अपना जीवन यापन कैसे कैसे कर रहे हैं, हम उनसे भी लड़ रहे हैं। तो हम फंस चुके हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से, खासखबर.com के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी भावनाओं के अनुरूप हम चिकित्सक काम करने के लिए राज्य में तैयार हैं। आपने खुद ने स्वीकार किया कि कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल चिकित्सकों का मान हुआ, राजस्थान का मान हुआ। मोदी जी ने खुद ने कहा कि राजस्थान में कोरोना काल में, कोविड में बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा। राज्य की जो योजना है ये बहुत शानदार हैं। तो आप एक कदम आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप छोटी छोटी समस्याओं पर इन आला अधिकारी जो अटका रहे हैं, आपकी मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, कृपया इनको समझाइए ताकि हमें सड़क पर नहीं आना पड़े। एक चिकित्सक सड़क पर क्यों आता है ये आप हमारा दर्द समझिए। आप से निवेदन है मुख्यमंत्री जी, इस चैनल के माध्यम से, खासखबर.com के माध्यम से। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि आपने बताया कि बिल आना है 21 मार्च को विधानसभा में आना है, लगभग तैयार हो गया है, और जैसा कि आपने बताया कुछ मांगों पर सहमति भी डॉक्टर्स की हो गई है। तो क्या अब इस बिल का जिस भी स्वरूप में आ रहा है, तो इस स्वरूप में आने के बाद क्या ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी होने पर क्या मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हो जाएगा, या उसमें भी अभी कोई किसी तरह की परेशानी है? देखो, आपको बता दूं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास, यानी कांग्रेस सरकार के पास विधानसभा में बहुमत है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो ये बिल पहले दिन ही आया था और चिकित्सकों की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुमत है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी की नीति और नीयत स्पष्ट है, संवेदनशील है, वो वास्तव में राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदा प्रवर समिति का गठन किया, चिकित्सक संगठनों से बात की, मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए। अब तो सांप तो निकल गया, पूंछ रह गई है। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि जो छोटी छोटी 1-2 समस्याएं और हैं, इनको भी अगर दूर कर दें तो निश्चित तौर पर राज्य की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। यानी कि आप ये मानिए कि जो 4 योजनाएं हैं उनका 100% लाभ जैसे आज मिल रहा है, तो इस बिल से भी राज्य की जनता को ईमानदारी से लाभ मिलेगा, चिकित्सक को भी अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की ऐसी और क्या मांगे रह गई हैं जिनको लेकर के वो अभी भी उद्वेलित हैं और वो तो सरकार से उनका समाधान चाहते हैं, जबकि सरकार के साथ में उनकी बातचीत हो चुकी है, सहमति हो चुकी है? तो वो कौन सी मांगे हैं जिन पर लेकर के अभी भी डॉक्टर्स में जो है बेचैनी है? पहला तो यह है कि यह बिल जो है ना, प्रथम चरण में
50 बेड से बड़े अस्पतालों में आना चाहिए, ताकि मल्टी स्पेशलिटी उनके पास होती है और वो इमरजेंसी में हर प्रकार का ट्रीटमेंट करने के लिए सक्षम है। और दूसरा ये है कि जो ऑप्स की जो समस्या है, गायनी ऑप्स की, उसको दूर किया जाए। और तो बाकी छोटी छोटी बातें हैं वो बैठ के दूर हो जाएंगी। मोटी समस्या ये दो हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, अपने आला अधिकारियों को निर्देश दें, एक बार पुनः हमारे को मौका दें बातचीत करने का, और हमारी समस्या पर संवेदनशीलता से विचार करके इस बिल को व्यवहारिक रूप से उनकी मंशा के अनुरूप लाया जाए। विधानसभा में तो पास हो जाएगा, जिस भी रूप में पास होगा, लेकिन तकलीफ, हम भी राज्य के चिकित्सक भी उनकी जनता हैं, हमारी भी तकलीफ को सरकार को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो इस बिल को लेकर के जो विरोध हुआ, जो भी आंदोलन चला, उसमें शुरू से आप सहभागी रहे और आपने इस बिल को और सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है। तो अब जो दो मांग जो आप बता रहे हैं कि 50 बेड से ऊपर वाले अस्पतालों पर ये लागू हो, और जो गायनी के ऑपरेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी उचित समाधान हो, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार में आपकी किस लेवल पर बातचीत हुई है, और क्या लग रहा है कि इन दोनों समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखो, सच बात तो यह है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी हमारे को सकारात्मक वार्ता का ना तो निमंत्रण आया है और ना बातचीत हुई है। हम हमारे स्तर पर ही सरकार से कई बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम चिंतित भी हैं, हम मजबूर भी हैं, और हमारी मजबूरी है कि हम चिकित्सक का दर्द राज्य सरकार तक, आला मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, ताकि बैठ कर बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकले। हम नहीं चाहते कि हम सड़क पर आएं, हम नहीं चाहते कि आंदोलन जैसा कोई हम अख्तियार करें, हम नहीं चाहते कि हम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करें, हम नहीं चाहते कि हम अस्पतालों को बंद करें। हम तो मजबूर हो जाते हैं चिकित्सक जब जाके सड़क पर उतरते हैं। हमारे पास जब कोई और रास्ता नहीं बचता है, जब हम सड़क पर उतरते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी हो, ताकि 21 तारीख को जो विधानसभा में बजट आए, उसमें जो हमारी 1-2 विसंगतियाँ जो छोटी छोटी हैं वो रह चुकी हैं, उनका दूर करने का सरकार द्वारा उचित प्रयास हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं डॉक्टरों की सुनवाई हो, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि आम जन की भी सुनवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई जगह देखा, ऐसे किस्से आपके सामने भी आए होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ कोई इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, जब भी वो निकटतम अस्पताल में भागता है सबसे पहले, जहाँ उसके निकटतम चिकित्सा सुविधा होती है, और वहाँ जाते ही कई बार उसको वो इसलिए मना कर दिया जाता है कि उसके परिजन है या उसका अटेंडेंट उसके पास पैसे जमा कराने को नहीं है, या बहुत ज़्यादा फीस मांग रहे हैं, वो उसको वहन करने की स्थिति में नहीं है, और उसको इलाज से मना कर दिया जाता है। और वो जब तक बड़े अस्पताल में जाता है तब तक जो देर हो चुकी होती है, और कई बार उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो ये कैसे सुनिश्चित हो कि आम आदमी को जिसको ज़रूरत है उसको तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके, और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक से रह सके? देखिए गणराज जी, ऐसा राजस्थान में हमारे पास किसी भी अस्पताल से या किसी भी पत्रकार के या किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना नहीं है कि किसी भी निजी अस्पताल ने किसी भी मरीज को इमरजेंसी में इलाज करने से, और उसके पास पैसे नहीं है तो मना कर दिया। क्या होता है, वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो वो करता ही करता है, चाहे उसके पास पैसे है या नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो ऑर्थोपेडिक्स का इलाज नहीं कर सकता, और ऑर्थोपेडिक्स कार्डियोलॉजी का स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो ये बिल या योजनाएं नहीं थी, तब भी चिकित्सक कर रहा था, क्योंकि ये तो हमने वचन लिया हुआ है, उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट तो करना ही है हमें। वो तो हम खुद वचनबद्ध हैं, मानवाधिकार से वचनबद्ध हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनेक हमारे ऊपर कानून है, उससे भी हैं, उपभोक्ता से भी हैं, और हमारी उससे भी हैं। आप बताइए, कोई शिकायत हो तो मुझे बताइए। राजस्थान में किसी से कोई, कहीं से कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायत जैसे कि उसको रेफर ही कर देते कि नहीं, यहाँ इलाज उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट ले जाएं, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको दूसरी जगह पर रेफर कर देते, रेफर करने लायक उसकी कंडीशन नहीं होती है। बताओ कि कोई एक क्लिनिक है जिसके पास वेंटिलेटर नहीं है, उसके पास ब्लड बैंक नहीं है, उसके पास ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, वो केवल मरहम पट्टी करके, एनाल्जेसिक देके, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उसके पास सुविधा जो उपलब्ध है, उसके बाद ही उसको रेफर करता है। आज की चर्चा में हमारे साथ ये थे डॉक्टर संजीव गुप्ता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। राइट टू हेल्थ विधेयक को लेकर के हमने चर्चा की। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये जिस रूप में भी ये विधेयक सामने आ रहा है और 21 मार्च को राजस्थान विधानसभा से पास होगा, तो उसके बाद राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि इमरजेंसी होने पर किसी तरह की आपात स्थिति में सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में अगर जाएंगे तो उनको वहाँ इलाज से इसलिए मना नहीं किया जाएगा कि उनके पास में पैसा नहीं है।
तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे, ज्वलंत मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे। और तब तक आप देखते रहिए हमारा खासखबर.com चैनल। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट लॉग ऑन करें www.खासखबर.com। अब प्ले स्टोर पर जाकर हमारा मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें। नमस्कार।